हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का क्रिस क्लासेज में स्वागत है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। सभी जल्दी से जल्दी आ जाइए। आप सभी का स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। तो हम शिक्षण अभिरुचि में टॉपिक पढ़ रहे थे, शिक्षण अधिगम। शिक्षण अधिगम हमने कल टॉपिक कंप्लीट कर लिया था और फिर क्वेश्चन किए थे। आज भी मैं आपको शिक्षण अभिरुचि के है वो शिक्षण अधिगम जो टॉपिक है उसके क्वेश्चन करवाऊंगा, जिससे कि आपको पता चल जाए कि शिक्षण अधिगम टॉपिक में से किस प्रकार के आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आज आपको पता ही है 3 जनवरी है और 3 जनवरी को सावित्रीबाई फुले की जयंती है। सावित्रीबाई फुले वो स्त्री है जिसने महिलाओं के खातिर या महिलाओं के अधिकार के लिए आगे आई। इन्होंने खुद को आगे लाई और स्कूल भी खोली बालिकाओं के लिए। और जो भी बालिकाएं, पहले इतना पढ़ाई का बिल्कुल भी माहौल नहीं था, लेकिन इसने देश की हर बेटी के लिए खुद जागरूक हुई और औरों को भी जागरूक किया। तो ये है सावित्रीबाई फुले। अब देखते हैं हम, तो आज 3 जनवरी को क्या है? सावित्रीबाई फुले की जयंती है, सावित्रीबाई फुले। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कल हमने क्वेश्चन देखे थे, उससे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जल्दी से जल्दी आ जाइए सभी। हेलो हाय, हेलो हाय, राम राम। एक बच्चा कक्षा में प्राय प्रश्न पूछता है। एक बच्चा कक्षा में प्राय प्रश्न पूछता है। उचित रूप में इसका अर्थ है कि उचित रूप में इसका अर्थ है कि ये ऑप्शन दे रखा है, वह शरारती है, बी दे रखा है वह अधिक जिज्ञासु है, सी वह असामान्य है, और डी वह प्रतिभाशाली हैं। जल्दी से जल्दी इसका आंसर दीजिए और उत्तर बताइए। एक बार मैं क्लास को देख लेता हूँ कि क्लास बराबर चल रही है या नहीं। बिल्कुल बढ़िया चल रही है। कि जो एक बच्चा है, एक बच्चा कक्षा में प्राय प्रश्न पूछता है, उचित रूप से इसका अर्थ है कि एक कोई भी बच्चा है वह शिक्षक से बार बार प्रश्न पूछता है, या फिर वो जिज्ञासु है प्रश्न पूछने के लिए, तो वह शरारती है? नहीं। वह असामान्य है? नहीं। वह प्रतिभाशाली है? प्रतिभाशाली भी है, लेकिन वह अधिक जिज्ञासु है। क्योंकि हमें सबसे जो तर्क इन चारों में से देखना है कि जो सबसे बेस्ट उत्तर लगे वो ही हमें सही करना है। तो इनमें वो प्रतिभाशाली भी हो सकता है, लेकिन वह क्या है? अधिक जिज्ञासु है। क्योंकि जो जिज्ञासु बालक होता है उसका वो पढ़ता भी है और उसके मन में बार बार क्वेश्चन पूछने की रहती है कि मैं सर से ये पूछूं कि सर ये जिज्ञासु क्या होता है, असामान्य क्या होता है, प्रतिभाशाली क्या होता है, पूछना क्या होता है, उचित क्या होता है। वो हर एक प्रश्न को पूछने के लिए जिज्ञासु रहता है, अपने आप में से प्रश्न खोजता रहता है।
तो इसका आंसर क्या होगा कि एक बच्चा कक्षा में प्राय प्रश्न पूछता है। उचित रूप से इसका अर्थ है कि वह शरारती है, वह अधिक जिज्ञासु है, वह अधिक सामान्य है, वह प्रतिभाशाली है, या फिर वह अधिक जिज्ञासु है। तो वो क्या होगा, वह अधिक जिज्ञासु होगा। प्रतिभाशाली भी हो सकता है, लेकिन इसका आंसर हमें इन दोनों ऑप्शनों में से चुनना है। तो इन दोनों में से चुनेंगे तो वह अधिक जिज्ञासु है, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षण कार्य प्रारंभ करने से पूर्व शिक्षक को शिक्षण कार्य प्रारंभ करने से पूर्व शिक्षक को ए ऑप्शन हमें दे रखा है, पूरे छात्रों को खड़ा करना चाहिए। छात्रों को खड़ा करना चाहिए। बी ऑप्शन दे रखा है, छात्रों को मानसिक रूप से तैयार करना चाहिए। छात्रों को मानसिक रूप से तैयार करना चाहिए। सी ऑप्शन हमें दे रखा है, श्यामपट्ट को साफ करना चाहिए। श्यामपट्ट को साफ करना चाहिए। छात्रों को चुप रहने के लिए कहना चाहिए। छात्रों को चुप रहने के लिए कहना चाहिए। क्या आंसर होगा, जल्दी से जल्दी आंसर बताइए कि जो शिक्षण कार्य प्रारंभ करने से पूर्व शिक्षक को क्या करना चाहिए। छात्रों को खड़ा करना चाहिए, छात्रों को मानसिक रूप से तैयार करना चाहिए, श्यामपट्ट को साफ करना चाहिए, छात्रों को चुप रहने के लिए कहना चाहिए। इनमें से जो सबसे बढ़िया तर्क है या जो सबसे बढ़िया आंसर है वो आपको देना है। तो जल्दी से जल्दी दीजिए। शिक्षण कार्य की कोई अगर शिक्षक टॉपिक स्टार्ट करने से पहले वो उसका पूर्व क्या करना चाहिए, उसे पूर्व क्या करना चाहिए, छात्रों को मानसिक रूप से तैयार करना चाहिए। या तो उसके बारे में पूर्व ज्ञान दे कि बच्चों को क्या क्या पता है, उसके बारे में पहले पूछना चाहिए। जैसे आपको कोई टॉपिक के बारे में पढ़ाया जाता है तो उसके आसपास की चीज़ों को पहले बताना चाहिए कि विद्यार्थी उस चीज़ को जानने के लिए तत्पर हो। फिर बाद में वो पाठ को स्टार्ट करना चाहिए ताकि फिर बच्चे आराम से समझ सके। तो क्या है, शिक्षण कार्य प्रारंभ करने से पूर्व शिक्षक को छात्रों को खड़ा नहीं करना चाहिए, श्यामपट्ट को साफ करना चाहिए, लेकिन यह बाद में है। छात्रों को चुप रहने के लिए कहना चाहिए, अनुशासन भी बनाए रखना चाहिए, लेकिन छात्रों को मानसिक रूप से तैयार करना चाहिए। तो इसका क्या आंसर होगा, छात्रों को कि अगर मानसिक रूप से तैयार कर दोगे आप तो छात्र खुद जागरूक होगा या जिज्ञासु होगा जानने के लिए कि सर अब शिक्षण अधिगम टॉपिक है उसको किस प्रकार से बताएंगे या पढ़ाएंगे। तो छात्र क्या है, जानने के लिए जिज्ञासु होगा। नेक्स्ट देखिए, एक प्रभावशाली अध्यापक
होने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि एक प्रभावशाली अध्यापिका होने के लिए महत्वपूर्ण है कि एक प्रभावशाली अध्यापिका होने के लिए क्या क्या महत्वपूर्ण है। आपको पॉइंट दिया हुआ है। 1 नंबर, पुस्तक से उत्तरों को लिखाने पर बल देना। पुस्तक से उत्तरों को लिखाने पर बल देना। 2 नंबर या बी दे रखा है आपको, समूह गतिविधि के बजाय व्यक्ति का दिगम पर ध्यान देना। समूह गतिविधि के बजाय व्यक्तिक अधिगम पर ध्यान देना। तीसरा ऑप्शन है, विद्यार्थियों के द्वारा प्रश्न पूछने के कारण विद्यार्थियों के द्वारा प्रश्न पूछने के कारण उत्पन्न व्यवधान की अनदेखी करना। 4 या डी नंबर आपको दे रखा है। 4 नंबर, प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना। प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना। तो आपको क्या करना है, जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए कि एक प्रभावशाली अध्यापिका मैडम होने के लिए महत्वपूर्ण है कि जो भी अब सर एक बार सब चुपचाप रहना कि आप सब स्टूडेंट चुपचाप रहना, सिर्फ मैडम बताएगी कि एक प्रभावशाली अध्यापिका होने के लिए महत्वपूर्ण है। तो क्या क्या महत्वपूर्ण है? पुस्तक से उत्तरों को लिखाने पर बल देना चाहिए। समूह गतिविधि के बजाय व्यक्ति का दिगम पर ध्यान देना चाहिए। विद्यार्थियों के द्वारा प्रश्न पूछने के कारण उत्पन्न व्यवधान की अनदेखी करना चाहिए। तो इसमें क्या है, पुस्तक से उत्तरों को लिखाने पर बल देना चाहिए नहीं, समूह की बजाय व्यक्तिक अधिगम पर नहीं, विद्यार्थियों के द्वारा प्रश्न पूछने के कारण उत्पन्न व्यवधान की अनदेखी नहीं करनी चाहिए, प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना चाहिए। तो क्या है इसका आंसर? 4 नंबर कि एक अध्यापिका है कि आपकी तरह नहीं है कि आप जब स्कूल में जाते थे, आपने 10th पढ़ी 12th पढ़ी तो मैडम आती थी, मैडम आई और किताब खोली या संजीव पासबुक लेकर आई, आपको बस पढ़कर या लिखाकर कि नोट्स लिखा दिए, क्वेश्चन आंसर करवा दिए लास्ट के कि चलो हो गया पाठ पूरा। मैडम को ऐसे नहीं करना चाहिए। और बच्चों को एक एक पढ़ाने की बजाय समूह में जब पढ़ाते हैं तो बच्चे आपस में चर्चा कर सकते हैं। अगर किसी टॉपिक को लेकर तो बच्चे हैं समूह में ज़्यादा सीख सकते हैं, समूह में जल्दी से सीख सकते हैं, क्योंकि व्यक्तिगत होगा अकेला कि मेरे को कोई अगर चीज़ नहीं आ रही है तो मैं किसको पूछूंगा। लेकिन हमारा अगर ग्रुप होगा 5 या 10 जनों का, तो 5 या 10 जने मिलकर अगर किसी 5 बच्चों को नहीं आ रही है तो वो छठा बच्चा कहेगा कि ये चीज़ मेरे को आ रही है, तो हम 500 छठों फिर उससे सीख लेंगे। तो ये क्या है, समूह का एक बहुत बड़ा फायदा होता है। प्रश्न पूछने के कारण उत्पन्न व्यवधान की अनदेखी नहीं करनी चाहिए। अगर कोई विद्यार्थी प्रश्न पूछता है तो उसका आंसर देना चाहिए और प्रत्येक बच्चे के संपर्क में
रहना चाहिए, कि प्रत्येक बच्चे का ध्यान रखना चाहिए कि मैडम को कि वो किस प्रकार से पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है, ध्यान अनुशासन में है या नहीं है, ये पूरा ध्यान देना है। तो क्या होगा इसका आंसर कि प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना चाहिए। हमें क्या करना है, हमें सिर्फ पॉजिटिव आंसर देखना है, पॉजिटिव आंसर देखना है सिर्फ कि पॉजिटिव आंसर कौन सा है। तो पॉजिटिव आंसर इन सब में से कौन सा है, प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना। सभी मैडमों ने सही जवाब दिया है। किताब वाले भी क्या करते हैं, मैडमों के सवाल देते हैं, कभी सर के तो सवाल देते ही नहीं है, मैडम ही मैडम, बस मैडम क्या मैडमों के बारे में प्रश्न दिए हुए रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षक की सबसे मुख्य जिम्मेदारी है, कि शिक्षक की मुख्य जिम्मेदारी है, क्या है, शिक्षक की मुख्य जिम्मेदारी है। ए ऑप्शन दे रखा है कठोर अनुशासन बनाए रखना, कठोर अनुशासन बनाए रखना। बी ऑप्शन दे रखा है आपको विद्यार्थियों के विभिन्न अधिगम विद्यार्थियों के विभिन्न अधिगम शैलियों के अनुसार सीखने के मौके उपलब्ध कराना, सीखने के मौके उपलब्ध कराना। फिर सी ऑप्शन है पाठ्य योजना तैयार करना और उसके अनुसार पढ़ाना, पाठ्य योजना तैयार करना और उसके अनुसार पढ़ाना। डी ऑप्शन आपको दे रखा है यथासंभव क्रियाकलापों का आयोजन करना, यथासंभव क्रियाकलापों का आयोजन करना, यथासंभव क्या करना है, क्रियाकलापों का आयोजन करना है। तो जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए कि शिक्षक की मुख्य जिम्मेदारी है कि कठोर अनुशासन बनाए रखना कक्षा में। अगर शिक्षक कठोर अनुशासन बनाए रखेगा तो विद्यार्थी नहीं पढ़ेंगे। फिर है पाठ्य योजना तैयार करना और उसके अनुसार पढ़ाना, कि हर शिक्षक को पाठ्य योजना तैयार करनी चाहिए और उसके अनुसार पढ़ाना चाहिए, ये सही है। यथासंभव क्रियाकलापों का आयोजन करना चाहिए, कि क्रियाकलापों का आयोजन तो करना चाहिए, लेकिन यह नहीं है कि पूरे हर पाठ को क्रियाकलापों के माध्यम से नहीं पढ़ाया जा सकता है। विद्यार्थियों के विभिन्न अधिगम शैलियों के अनुसार सीखने के मौके उपलब्ध कराने चाहिए। यह सबसे मोस्ट और करेक्ट उत्तर है कि क्या है कि इसमें विद्यार्थियों के ऊपर पूरा ध्यान दिया गया है, कि विद्यार्थियों के विभिन्न अधिगम शैलियों के अनुसार सीखने के मौके उपलब्ध कराना, कि जो विद्यार्थी हैं उनको किस प्रकार से सिखाना चाहिए और वह किस प्रकार से सीख रहे हैं, उनको सीखने के लिए तत्पर करना चाहिए। तो विद्यार्थियों के विभिन्न अधिगम शैलियों के अनुसार सीखने के मौके उपलब्ध कराने चाहिए, कि बच्चे किस प्रकार से सीख सकते हैं
उनको बार बार मौके देने चाहिए कि वो बार बार प्रश्न पूछे, या फिर वो पढ़ने के लिए जागरूक हो। बच्चों को ऐसा करना चाहिए, ऐसा गोल मटोल कर देना चाहिए कि वो खुद पूछे कि सर हमें ये चीज़ बताओ, हमें ये चीज़ बताओ। हमें उनको जागरूक करना पड़ता है, हर बच्चे को जागरूक करना पड़ता है, फिर ही वह उसी के माध्यम से सीख सकता है। तो क्या हो गया, विद्यार्थियों के विभिन्न अधिगम शैलियों के अनुसार सीखने के मौके उपलब्ध कराने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समझ गए होंगे। आपको हमेशा खुद को शिक्षक मानना है और बच्चों के ध्यान में रखते हुए एकदम पॉजिटिव आंसर को देना है। यह नहीं कि एक देखा आंसर दे दिया, आपको चारों ऑप्शन पढ़ने हैं शिक्षण अधिगम में, फिर चारों ऑप्शनों में से एक ऑप्शन तो गलत हो गया, लेकिन इन तीनों ऑप्शनों में से सबसे बढ़िया तर्क किस में दिया हुआ है, बी सी डी में, या तीनों में से जो सबसे बढ़िया आंसर है वो किस में है, उसका आपको जवाब देना है, वही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट है, एक शिक्षक बच्चे द्वारा की गई, एक शिक्षक बच्चे द्वारा की गई छोटी छोटी गलतियों पर छोटी छोटी गलतियों पर क्रोध प्रकट करता है, क्रोध प्रकट करता है, क्रोध प्रकट करता है। यह इंगित करता है कि इंगित करता है कि ए वह बच्चे का शुभ चिंतक है, वह बच्चे का शुभ चिंतक है। बी दे रखा है, उसमें ज्ञान की कमी है, उसमें ज्ञान की कमी है। सी देखिए, वह कुंठित है, डी ऑप्शन, वह संवेदनात्मक रूप से संतुलित नहीं है, वह संवेदनात्मक रूप से संतुलित नहीं है, वह संवेदनात्मक रूप से संतुलित नहीं है। जल्दी से जल्दी इसका आंसर दीजिए, और मैं एक बार क्लास को देख लेता हूँ कि क्लास बराबर चल रही है या नहीं चल रही। कि एक शिक्षक है, बच्चे द्वारा की गई छोटी छोटी गलतियों पर क्रोध प्रकट करता है, वह इंगित करता है कि जो एक शिक्षक होता है, अगर मान लो कोई बच्चा जिसने पेन गिरा दिया, वह पेन गिराने पर भी डांटेगा, और कोई किसी की कॉपी गिर गई नीचे तो भी वह डांटेगा, या फिर हर बात पर वह बच्चों को डांटता है कि छोटी छोटी गलतियों पर वह क्रोध करता है या क्रोध प्रकट करता है। यह इंगित करता है, यह इंगित का अर्थ है विवेक,
कि वह व्यक्त करता है कि वह बच्चे का शुभचिंतक है, उसमें ज्ञान की कमी है, वह कुंठित है या वह संवेदनात्मक रूप से संतुलित नहीं है। तो इसका आंसर होगा डी। डी कैसे होगा? देख कि कोई बच्चा है, मान लो वह छोटी छोटी गलतियां करता है और बच्चा, शिक्षक है, उसे बार बार हर गलती पर डांटता है। तो डांटता है तो वह शुभचिंतक होता तो इतना नहीं, हर बात पर नहीं डालता। उसमें ज्ञान की कमी है, शिक्षक में ज्ञान की कमी होगी तो वह पढ़ाएगा भी बढ़िया। अगर बढ़िया पढ़ाता है फिर डांटेगा तो फिर आपका ये ऑप्शन भी गलत हो गया। वह कुंठित है पर पढ़ाता तो बढ़िया है, कैसा भी हो। लेकिन तो उसमें क्या होता है कि वो शिक्षक होता है, उसमें संवेदनात्मक रूप से संतुलित नहीं है। उसके या तो कोई घर की परिस्थिति खराब है या फिर उसके कि मान लो मैडम ने ज़्यादा डांट दिया हो, फिर वह आता है स्कूल में और जो ही बच्चा दिखा उसकी पकड़ी गुद्दी और पकड़ गुद्दी लगाए दो सप्पू का, तू करेगा बदमाशी, इधर आ। छोटी छोटी बातों पर ही वह परेशान होता है। तो उसका या तो मानसिक रूप से या वह क्या कहता है वह संवेदनात्मक रूप से संतुलित नहीं है। उसका मन है वो संवेदनात्मक रूप से सही नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा कि एक शिक्षक है, बच्चों को छोटी छोटी गलतियों पर डांटता है तो यह व्यक्त करता है कि वह संवेदनात्मक रूप से संतुलित नहीं है। तो क्या है? संवेदनात्मक रूप से संतुलित नहीं है। इसमें क्या है कि शिक्षण अभिरुचि है। इस टॉपिक में खुद शिक्षक की गलती माननी है। यहाँ बच्चों की गलती तो निकाल ही नहीं सकते। बच्चों को तो भगवान मानना है कि बच्चे हैं वो सही होते हैं। अगर मेरे से मारकर गिर गया तो क्या कि बच्चे की नहीं, मारकर की नहीं, शिक्षक की गलती है कि वो क्यों गिरा। इसलिए अब नेक्स्ट है कि निम्न कक्षाओं में पढ़ाते समय एक शिक्षक को प्राथमिकता देनी चाहिए। निम्न कक्षाओं में पढ़ाते समय एक शिक्षक को प्राथमिकता देनी चाहिए। ए, बी, सी और डी। व्याख्यान विधि। दत्त कार्य को कहानी कथन को या फिर समूह चर्चा को जल्दी से जल्दी आंसर देना है आपको। और जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए कि निम्न कक्षाओं में पढ़ाते समय एक शिक्षक को किस में प्राथमिकता देनी चाहिए। आपको विद्यार्थी को मैंने कहा था कि भगवान मान लो, और विद्यार्थी किस प्रकार से बढ़िया तरीके से सीख सकते हैं वहीं आपको आंसर देना है। जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए। जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए। कि निम्न कक्षाओं में पढ़ाते समय एक शिक्षक को प्राथमिकता देनी चाहिए। किसे प्राथमिकता देनी चाहिए? व्याख्यान विधि को नहीं, दत्त कार्य को नहीं, समूह चर्चा को देना चाहिए। लेकिन इससे भी बढ़िया है कहानी कथन को, कि जब एक शिक्षक छोटे बच्चे मान लो या फिर बच्चों को या विद्यार्थियों को कि वो कहानी के माध्यम से बताएगा, कहानियों के माध्यम से बताएगा, तो कहानियों के माध्यम से बच्चा जल्दी सीखने का प्रयास करेगा। उसके मन में यही रहेगी
कि हर टॉपिक को सर कहानियों के माध्यम से बता रहे हैं, या फिर ट्रिकें ऐसी लाई जाए कि कहानियों से जुड़ी हुई होनी चाहिए, जिससे कि क्या है। अब आप बोलोगे कि सर आप तो कहानी नहीं सुनाते हो, तो इनमें कहानी में कहाँ सुनाऊँ। आपको बता रखा है कि खुद को शिक्षक मानना है, खुद को क्या मानना है, शिक्षक मानना है। और आपके सामने जो भी है पर्सन है, यह क्या है, बच्चा है। जो पर्सन है यह क्या है, बच्चा है। तो इस प्रकार से आपको खुद को शिक्षक, पर्सन को बच्चा मान के उत्तर देना है, तो आपका आंसर 100% सही हो जाएगा। तो क्या है, निम्न कक्षाओं में पढ़ाते समय एक शिक्षक को प्राथमिकता देनी चाहिए। किसको देनी चाहिए, व्याख्यान विधि को नहीं, दत्तकारी को नहीं, कहानी कथन को या समूह चर्चा को। तो किसको, कहानी कथन को सबसे पहले इसे आंसरता देनी चाहिए। कहानी के माध्यम से विद्यार्थियों को पढ़ाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अच्छे शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण है। एक अच्छे शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण है। कि एक शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है, विषय वस्तु का पूर्ण ज्ञान, पूर्ण ज्ञान। 2 नंबर दे रखा है, अच्छा संप्रेषण कौशल, अच्छा संप्रेषण कौशल। 3 नंबर आंसर दे रखा है, विद्यार्थियों के हित का ध्यान रखना, विद्यार्थियों के हित का ध्यान रखना। 4 नंबर दे रखा है, प्रभावी नेतृत्व का गुण। तो आप जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए कि एक अच्छे शिक्षक को सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है, कि अच्छे शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है। जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए कि विषय वस्तु का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, अच्छा संप्रेषण कौशल, विद्यार्थियों के हित का ध्यान रखना, प्रभावी नेतृत्व का गुण। अब ये चारों ऑप्शन सही है, लेकिन आपको सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सबसे बढ़िया जो तर्क देता है उसको चुनना है। जैसे विद्यार्थियों का हित का ध्यान रखना चाहिए, प्रभावी नेतृत्व के गुण का ध्यान रखना चाहिए, विषय वस्तु का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, अच्छा संप्रेषण कौशल होना चाहिए। तो इन चारों में से जो सबसे बढ़िया आंसर है वो आंसर आपको देना है। तो इनमें क्या है कि अच्छा संप्रेषण कौशल, अगर किसी शिक्षक को विषय वस्तु का पूर्ण ज्ञान है लेकिन वह बढ़िया तरीके से समझा नहीं सकता है, या फिर बच्चों की भाषा को समझ नहीं सकता है, तो फिर वो कोई उसका उद्देश्य नहीं है कि बच्चा पास होगा या नहीं होगा। क्योंकि वो अगर विषय वस्तु का ज्ञान तो पूरा है, लेकिन उसका एक्सप्लेन करने का तरीका ही अगर बच्चों को समझ में नहीं आए, तो फिर वो क्या करेगा। विद्यार्थियों के हित का ध्यान रखना चाहिए, विद्यार्थियों का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन बच्चे इतना भी ध्यान नहीं रखना चाहिए कि मित्रतापूर्ण अगर ध्यान रखे तो बच्चे क्या शाम को ही बोलेंगे हाँ यार कैसे है तू, गुरु जी को सर शाम को यार बना ले, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रभावी नेतृत्व का गुण होना चाहिए। लेकिन सबसे बढ़िया क्या है, अच्छा संप्रेषण का कौशल। अगर विद्यार्थी और शिक्षक के मध्य अच्छा संप्रेषण कौशल होगा तो विद्यार्थी और शिक्षक अच्छे से समझा सकेगा और विद्यार्थी अच्छे से समझ सकेगा। तो ये क्या है, विद्यार्थियों का सबसे बड़ा अच्छा है कि क्या है, अच्छा संप्रेषण कौशल। दोनों का, विद्यार्थी और शिक्षक का दोनों का संप्रेषण कौशल सबसे बढ़िया होना चाहिए। यही इसका आंसर है कि एक अच्छे शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण है अच्छा संप्रेषण कौशल बनना।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है एक शिक्षक को कक्षा में कार्य करना चाहिए कि एक शिक्षक है उसको कक्षा में कार्य करना चाहिए। क्या कार्य करने चाहिए? चार ऑप्शन दे रखे हैं आपको। प्रगतिशील भूमिका में, प्रभुत्ववादी भूमिका में, प्रजातांत्रिक भूमिका में, लास्ट है प्रभावशाली भूमिका में। इस प्रकार के क्वेश्चनों में आप अटक सकते हो। तो इसका आपको मैं आंसर बताता हूँ कि एक शिक्षक को कक्षा में कार्य करना चाहिए। कक्षा में कैसा कार्य करना चाहिए? प्रजातांत्रिक रूप से, प्रजातांत्रिक भूमिका के रूप में। प्रजातांत्रिक मतलब विद्यार्थी हो गए, विद्यार्थियों को अब प्रगतिशील भी हो सकता है, प्रभुत्ववादी प्रभावशाली भी हो सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा है विद्यार्थियों को ध्यान में रखते हुए एक शिक्षक को कार्य करना चाहिए ताकि बच्चों की भी भूमिका रहे और शिक्षक की भी अच्छे शिक्षक बच्चों को ध्यान में रखते हुए शिक्षक को कार्य करना चाहिए। इस कारण आपका आंसर क्या होगा? प्रजातांत्रिक भूमिका में। जो है शिक्षक है उसको कक्षा में किस प्रकार से कार्य करना चाहिए? एक प्रजातांत्रिक भूमिका के रूप में कि विद्यार्थियों को ध्यान में रखते हुए उसे कार्य करना चाहिए। आपको कहानियां भी सुनाएंगे और डायलॉग भी सुनाएंगे, लेकिन धीरे धीरे। अभी मैं डायलॉग है वो तैयार कर रहा हूँ, फिर आपके सामने जब आप ऑफलाइन आओगे तो फिर मैं आपको दूंगा डायलॉग ही डायलॉग दूंगा, कहानियाँ ही कहानियाँ सुनाऊंगा। फिर बोलोगे सर पढ़ा भी रहे हो और बढ़िया भी कहानियाँ भी बढ़िया सुना रहे हो। इसलिए ऑफलाइन में हम चर्चा करेंगे कहानियों की। यहाँ बस फोकस रखो हमारा बस पढ़ने का, क्योंकि मैं एक क्लास घंटे लेता हूँ। मेरा नहीं है कि एक घंटे में अब 60 मिनट मिले हैं, 60 मिनट में बस पढ़ाई से ध्यान रखो। अगर मैंने 50 या 45 मिनट पढ़ाया और बाकी मजाक की तो ऐसे में ऑनलाइन का कोई मतलब नहीं है। आपको अगर ऑनलाइन कंटेंट मिल रहा है तो आप 60 मिनट में आपको सिर्फ 1 घंटा मिलता है, तो 1 घंटे में सिर्फ पढ़ने में फोकस रखा करो, सिर्फ पढ़ने में ध्यान रखो। एक प्रभावी शिक्षक वह है जो कर सकता है। एक प्रभावी शिक्षक वह है जो कर सकता है। क्या कर सकता है? ए कक्षा पर नियंत्रण, बी कम समय में अधिक सूचना, सी विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभी प्रेरित
करना और डी दे रखा है दत्त कार्य को ध्यानपूर्वक जांचना। दत्त कार्य को ध्यानपूर्वक जांचना, कि दत्त कार्य को क्या करना है, ध्यानपूर्वक जांचना है। तो एक प्रभावी शिक्षक वह है जो कर सकता है कक्षा पर नियंत्रण, कम समय में अधिक सूचना, विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करना और दत्त कार्य को ध्यानपूर्वक जांच करना। इसका जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए। जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए। ये एक प्रभावी शिक्षक है जो कर सकता है कक्षा पर नियंत्रण, कम समय में अधिक सूचना दे सकता है, दत्त कार्य को ध्यानपूर्वक जांचना और विद्यार्थियों को सीखने के लिए विप्रेरित करना। ये चारों ऑप्शन सही है, लेकिन मैंने बताया आपको कि सबसे बढ़िया आंसर कौन सा है, तो सबसे बढ़िया आंसर है सी, कि जब विद्यार्थियों को वह सीखने के लिए अभिप्रेरित कर सकता है तो वह शिक्षक बहुत ही प्रभावी हैं। जो एक बढ़िया शिक्षक होता है उसका यही लक्ष्य होता है कि विद्यार्थियों को सीखने के लिए वह प्रेरित करता है, वह सीखने के लिए विद्यार्थियों को अपनी ओर आकर्षित करता है और शिक्षक विद्यार्थी भी उनसे सीखने के लिए प्रेरित होते हैं कि भागते हैं कि वो सर कहाँ पे हैं, वो सर कहाँ पे। जिस प्रकार आप जीके पढ़ने के लिए बीएल सर के पास, कि बीएल सर जैसे ही लाइव आए सब बच्चे धड़ाधड़ आ गए, कि बीएल सर लाइव आते ही सब बच्चे क्लास में भाग आते हैं। तो उसी प्रकार से आप क्या, कि जिस प्रकार आपको बीएल सर आकर्षित करते हैं कहानियाँ सुनाकर या फिर जो मोटिवेशन लाइनें सुनाकर, उससे आपके जो पढ़ाई है उनमें चार चांद लग जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि वो क्या है, कि विद्यार्थियों को सीखने के लिए प्रेरित करना या आकर्षित करना। ये आपको ध्यान में रखना है कि आपको चारों ऑप्शनों को पढ़कर जो चारों में से सबसे बढ़िया है उसका आपको आंसर देना है। एक आदर्श अध्यापक को एकाग्रचित होना चाहिए। एक आदर्श अध्यापक को एकाग्रचित होना चाहिए। ए, बी, सी और डी, इसका आपको आंसर देना है। एक आदर्श अध्यापक को एकाग्रचित होना चाहिए शिक्षण विधि पर, शिक्षण विधि पर, सीखने वाले विषय पर, सी ऑप्शन दे रखा है छात्र और उनके व्यवहार पर, उनके व्यवहार पर, और डी दे रखा है उपरोक्त सभी।
ज़्यादातर तो क्या होते हैं कि लास्ट वाला उपरोक्त सभी देखा और प्रश्न पढ़ते भी नहीं है, सही है या नहीं है, सीधा उपरोक्त सभी। उनकी क्या मानसिकता बनी हुई ये रहती है कि उपरोक्त सभी वाला तो सही ही होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। लेकिन जब आप देखिए कि एक आदर्श अध्यापक को एकाग्रचित होना चाहिए शिक्षण विधि पर, सीखने वाले विषय पर और छात्र और उनके व्यवहार पर, तो ये है तीनों सही है। क्योंकि एक शिक्षक है, उनको पढ़ाने की शिक्षण विधि भी बढ़िया होनी चाहिए, उनका भी ध्यान रखना चाहिए, सीखने वाले विषय पर भी कि बच्चे को क्या खुद को भी सीखना चाहिए और बच्चों को भी सिखाना चाहिए, और छात्र और उनके मध्य व्यवहार कैसा है। और ये चारों सही है एक आदर्श अध्यापक की, यही एकाग्रचित्ता होती है। अब देखिए नेक्स्ट, आप सोच रहे होंगे कि शिक्षण अधिगम में हमने ये तो पढ़ा ही नहीं, ये कहाँ से आ रहे हैं क्वेश्चन। आपने जो पढ़ा है, जो थ्योरी पढ़ी है, उसी में से यह है क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आपको बस पढ़ाते समय सामान्य कक्षा में अध्यापक का सर्वाधिक ध्यान किस मनोवैज्ञानिक तथ्य पर होना चाहिए। किस मनोवैज्ञानिक तथ्य पर होना चाहिए, इसका आपको आंसर देना है ए, बी, सी और डी। 4 ऑप्शन हमें दे रखे हैं। शिक्षण तकनीक, शारीरिक क्षमता, व्यक्तिगत भिन्नता, डी है पारिवारिक स्थिति। शिक्षण अभिरुचि में जो आपको आंसर लगता है वो आंसर होता नहीं है, और जो आंसर नहीं लगता है वही आंसर होता है। तो ध्यान से प्रश्न को पढ़ना है, फिर ही आपको आंसर देना है कि चारों ऑप्शनों को पढ़ना है, फिर आपको आंसर दोगे तभी आपका शिक्षण अभिरुचि में क्वेश्चन सही होगा। नहीं आपके मन में तो हो जाएगा कि क्वेश्चन सही है, लेकिन बाद में सही नहीं होगा। इसलिए आपको ध्यान देते हुए पढ़ना है कि पढ़ाते समय सामान्य कक्षा में अध्यापक का सर्वाधिक ध्यान किस मनोवैज्ञानिक तथ्य पर होना चाहिए। कि जब एक सामान्य कक्षा में शिक्षक पढ़ा रहा है तो उसका ध्यान किस मनोवैज्ञानिक तथ्य पर होना चाहिए। शिक्षण तकनीकी पर, कि शिक्षण तकनीकी पढ़ाने की तकनीक पर, शारीरिक क्षमता पर कि कौन सा बच्चा शरीर में मजबूत है या फिर शरीर में कमजोर है, या फिर व्यक्तिगत भिन्नता, या फिर पारिवारिक स्थिति। तो इसका आंसर क्या होगा, व्यक्तिगत भिन्नता। क्योंकि जो एक शिक्षक है वह सामान्य कक्षा में पढ़ा रहा है तो उसकी नज़र हर एक बच्चे पर होगी कि कौन सा बच्चा क्या कर रहा है, या फिर हर एक व्यक्ति भिन्न भिन्न व्यक्ति पर कि एक एक व्यक्ति को वो देखता रहेगा कौन सा बच्चा पढ़ रहा है या फिर और कार्य में लग गया। कोई बच्चे शिक्षक है कि कोई बच्चे बस उस साइड में मैं लिखा
में लिखाने के लिए घुमा, पीछे से कुचलनी करना चालू कर देते हैं। तो जो शिक्षक होता है उसके पीछे भी एक आँख होती है, तो वो क्या जैसे ही लिखाने लगता है उसको वो पिछले वाली आँख खुल जाती है। पीछे वाली आँख खुल जाती है तो उसको दिखता रहता है कौन सा बच्चा बदमाशी कर रहा है। तो आपको सिर्फ क्या करना है, पढ़ते हुए ही रहना है कि आप जब पढ़ते हुए किस शिक्षक कहीं भी किस साइड में मुँह कर ले कि शिक्षक के चारों ओर आंखें होती है, वो आपको ही शिक्षक का एक यही करते हुए होता है कि वो हर विद्यार्थी को देखता रहे कि पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है। तो आपको बस पढ़ने में ध्यान देना है, बाकी चीज़ों में ध्यान नहीं देना है। सिर्फ कक्षा में पढ़ाई पर कहानी सुनाओ, हंसी मजाक करो, वो अलग बात है, लेकिन पढ़ाई के साथ टाइम सिर्फ पढ़ाई के साथ बिल्कुल नो कॉम्प्रोमाइजेशन, पढ़ाई के साथ कभी भी मजाक नहीं करनी है। तो देखिए, तो इसका क्या आंसर होगा, व्यक्तिक भिन्नता। कि एक शिक्षक होता है वह सामान्य बच्चों की कक्षा में एकदम व्यक्तिक भिन्नता पर ध्यान देता है कि एक एक बच्चे का ध्यान रखता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके जटिल तथा कठिन विषय वस्तु का शिक्षण कराना चाहिए। शिक्षण कराना चाहिए, ये है छात्रों के अनुसार। बी है खंडों में। सी है बाद में। और डी है बीच बीच में। कि मान लो आपके कोई कठिन पाठ आ गया या फिर कोई कठिन विषय आ गया, कठिन टॉपिक आ गया, तो उसका क्या विषय वस्तु का शिक्षण कराना चाहिए छात्रों के अनुसार। अगर छात्रों के अनुसार कराने बैठ रही है कि छात्र तो एक पेज पढ़ेगा या आधा पेज पढ़ेगा कि बोलेगा सर बस बहुत है, ऐसा नहीं करना है। उसको छोड़ भी नहीं सकते क्योंकि उसको पढ़ाना तो पड़ेगा, बाद में पढ़ाना पड़ो। या फिर बीच बीच में, कि बीच बीच में भी ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि वो कठिन विषय वस्तु है, वो कठिन विषय वस्तु है, तो उसको बीच बीच में नहीं पढ़ाना चाहिए। तो उसका क्या करेंगे, हम खंडों पे पढ़ाएंगे कि उसके टुकड़े कर करके कि एक ये मान लो आपको अब कचौरी ला दी, ये क्या है कचौरी। अब इसको आप पूरे एक साथ तो मुंह में ले नहीं सकते, तो क्या करोगे आप, इसका टुकड़ा टुकड़ा करके खाओगे। जब आप इसके टुकड़े कर करके खाओगे तो आराम से खा सकते हो, टुकड़े कर करके
खा सकते हो, तो उसी प्रकार जटिल तथा कठिन विषय वस्तु का शिक्षण कराना चाहिए कि खंडों में, कि वो एक कचौरी है, कचौरी को तोड़ तोड़ कर धीरे धीरे खाना चाहिए। तो क्या होगा? खंडों में। इसका आंसर होगा खंडों में या विश्लेषण करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? ए व्याख्यान, बी खेल, सी परियोजना और डी दे रखा है प्रदर्शन। तो आंसर दीजिए, जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की सर्वोत्तम विधि कौन सी है। हमें क्या पूछा है? शिक्षण की सर्वोत्तम विधि, कि बच्चा सबसे बढ़िया तरीके से किस प्रकार से सीख सकता है। कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षक की सर्वोत्तम विधि कौन सी है, तो मैंने कितनी बार बता दिया है कि सबसे बढ़िया तरीके से बच्चा खेल के माध्यम से सीख सकता है। और हमने जब बाल केंद्रित विधियाँ पढ़ी थी, जो किंडरगार्टन पद्धति, डाल्टन पद्धति, वेनेटिका पद्धति, तो उन सब में क्या बताया गया था कि बच्चों को खेल खेल के माध्यम से सिखाना चाहिए। तो इसमें क्या होगा? खेल खेल के माध्यम से पढ़ाना चाहिए। तो खेल विधि सबसे प्राथमिक स्तर पर और सर्वोत्तम शिक्षण की सर्वोत्तम विधि मानी जाती है। सर्वोत्तम विधि मानी जाती है। अब है नेक्स्ट पॉइंट, बालक के अधिगम के लिए, बालक के अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया सर्वाधिक योगदान देती है? सर्वाधिक योगदान देती है। देखकर सीखना, दो नंबर पर दे रखा है याद करके सीखना, तीन नंबर दे रखा है करके सीखना, और 4 नंबर देकर सुनकर सीखना। तो एक बालक के अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया सर्वाधिक योगदान देती है? कि बालक देखकर सीखता है, याद करके सीखना, करके सीखना या सुनकर सीखना, कौन सी सबसे
महत्वपूर्ण विधि है। कल भी मैंने आपको बताया था या परसों की क्लास में बताया था कि जो एनसीएफ 2005 है, एनसीएफ 2005 पाठ्यक्रम या कैरिकुलम, उसने भी करके सीखने पर जोर दिया गया है कि विद्यार्थी है उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करके सिखाना चाहिए या खोज करके सक्रिय रख करके सिखाना चाहिए, जिससे कि विद्यार्थी ज़्यादा से ज़्यादा वो खुद सीख सके। क्योंकि शिक्षक का बताया हुआ कम याद रहता है, लेकिन जब विद्यार्थी खुद करके सीखता है तो वो चीज़ें उसके ध्यान में रहती हैं, क्योंकि वो उसके दिमाग में घूमती रहती है। अगर आपको हम डूंगरपुर के आसपास की चीज़ें अगर यहाँ पे बताए तो नहीं पता चलेगा, लेकिन आप खुद गेप सागर झील घूम के आओ, बादल महल देख के आओ या फिर ये जूना महल देख के आओ तो आपको ध्यान में रखे रहेगा। फिर हम बताएंगे कि वह बादल महल, उस रूम में किताबें रखी हुई है, उस रूम में तलवारें रखी हुई है, तो आपको ध्यान होगा कि हाँ सर मैं भी गई थी या गया था, तब उस रूम में देखा था तो किताबें पड़ी हुई थी पुराने समय की, वहाँ पे तलवारें रखी हुई है पुराने समय की। तो यह है चीज़ आपके दिमाग में घूमेगी। फिर तो आपको ध्यान रखना है तो क्या है, जब आप खुद करके सीखोगे, इसी पर ज़्यादा से ज़्यादा सर्वाधिक योगदान देती है कि करके सीखना। नेक्स्ट है एक अध्यापक को सहायक शिक्षण सामग्री का उपयोग करना चाहिए, कि एक अध्यापक को है सहायक शिक्षण सामग्री का उपयोग करना चाहिए। ऑप्शन देता हूं, शिक्षण को रुचिकर बनाने के लिए, दूसरा है दृश्य अनुभव प्रदान करने के लिए, तीसरा है शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए, या फिर 4 नंबर दे रखा है अध्यापक का कार्यभार कम करने हेतु, अध्यापक का कार्यभार कम करने हेतु। तो इसका आंसर दीजिए जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए कि एक अध्यापक को सहायक शिक्षण सामग्री का उपयोग करना चाहिए। कि जो शिक्षण सहायक सामग्री है उसका उपयोग कब करना चाहिए या किस लिए करना चाहिए? शिक्षण को रुचिकर बनाने के लिए, दृश्य अनुभव प्रदान करने के लिए, शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए, अध्यापक का कार्यभार कम करने के लिए। तो इसका सबसे बढ़िया आंसर और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट आंसर ये है कि क्या है कि जो है शिक्षण को रुचिकर बनाने के लिए।
कि जो शिक्षक है, वो जो विद्यार्थी होता है वो रुचि ले हर चीज़ में, कि अगर आपको कुछ दिखाकर या फिर सामने दिखाकर पढ़ाया जाए तो उसमें आप ज़्यादा सीखने के लिए तत्पर रहते हो या ज़्यादा सीखने के लिए महसूस करते हो। तो उसमें क्या रुचि लेते हो आप। जब आपको शिक्षण सहायक सामग्रियों के साथ में पढ़ाया जाए तो आप ज़्यादा रुचि के साथ पढ़ोगे। तो इसका क्या होगा, शिक्षण को रुचिकर बनाने के लिए। अब नेक्स्ट देखिए, वो लास्ट क्वेश्चन है आज का। कि अधिगम की प्रकृति दिखाई देती है। अधिगम की प्रकृति दिखाई देती है। कि अधिगम की प्रकृति दिखाई देती है। रटने में प्रक्रिया और उत्पाद में केवल उत्पाद में या फिर केवल प्रक्रिया में। तो इसका आंसर दीजिए। और आज की क्लास हम इसी क्वेश्चन के साथ समाप्त करेंगे। कि शिक्षण अधिगम या अधिगम की प्रकृति दिखाई देती है। अधिगम की प्रकृति रटने में दिखाई देती है? नहीं। केवल उत्पाद में नहीं, केवल प्रक्रिया में नहीं, केवल प्रक्रिया और उत्पाद दोनों में दिखाई देती है। कि अधिगम की प्रकृति दिखाई देती है, प्रक्रिया और उत्पाद दोनों में दिखाई देती है। इसी के साथ आज की क्लास में यहीं समाप्त करूंगा। फिर हम कल इसका लास्ट पार्ट रहेगा जिसमें आपको मैं क्वेश्चन करवाऊंगा। फिर उसके बाद में आपका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। कल की क्लास लास्ट रहेगी, उसमें भी हम क्वेश्चन ही करेंगे, क्वेश्चनों के माध्यम से बस पढ़ेंगे और फिर वो लास्ट रहेगी। कि आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं और कल इस टॉपिक की लास्ट जो शिक्षण अभिरुचि में शिक्षण अधिगम पहली यूनिट की, इसके कल लास्ट क्वेश्चन हैं। कल 15 या 20 क्वेश्चन लास्ट करेंगे। उसके बाद में यह टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा आपका एक टॉपिक। फिर आएगा नेक्स्ट टॉपिक नेतृत्व गुण या लीडरशिप ट्रेड्स। उसके बाद उसकी थ्योरी पढ़ेंगे और उसके क्वेश्चन करेंगे। तो आपको जो कुछ पूछना है पूछ लीजिए, जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए। और इसी के साथ हमारी आज की क्लास समाप्त होती है। चलो, जय हिंद, जय भारत।